Good afternoon, all dear students. Today I will going to discuss about त्रिपाठी स्ट्रगल। त्रिपाठी स्ट्रगल का जगह मैं आज डिस्कस करूँगा। We learned from the previous class the kings and kingdoms of the early medieval period. अर्ली medieval टाइमिंग पीरियड में किंग्स और किंगडम्स का क्या इम्पोर्टेंसिटी है, कौन कौन फेमस था, उसका जगह मैं डिस्कस किया था। अभी मैं डिस्कस करूँगा त्रिपाठी स्ट्रगल का जगह। देखो त्रिपाठी स्ट्रगल जो है इसमें क्या इम्पोर्टेंसिटी है और स्ट्रगल कैसे हुआ था, त्रिपाठी स्ट्रगल का मेन परसेप्शन क्या है। द फाइट बिटवीन द पाल्स एंड गुर्जर प्रतिहार एंड द राष्ट्रकूट ओवर द कंट्रोल ऑफ कनौज इज रेफर्ड टू एज द त्रिपाठी स्ट्रगल। पर्टिकुलरली कनौज एक प्लेस है, इंपॉर्टेंट प्लेस। इसको मतलब इसका बेसिस में जो पाल्स है, गुर्जर प्रतिहार है और राष्ट्रकूट है, इसमें से जो वार हुआ था उसको बोला जाता है, उस वार को बोला गया है त्रिपाठी स्ट्रगल। कनौज एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, जिस इम्पोर्टेंट प्लेस का बेसिस में ये स्ट्रगल हुआ था। यहाँ पर बताया गया था कि अलग अलग जो डायनेस्टी है, जिसमें तुम लोग को पहले मैं बताया कि सबसे पहले जो राजपूत डायनेस्टी था इंडिया में, जो जो डायनेस्टी मतलब मीन्स जो किंग्स और उसका जो रूल रेगुलेशन परसेप्शनल डेवलपमेंट हुआ था अलग अलग जगह में, उसका बारे में यहाँ पर बताया गया है। राजपूत जो था उसी का तरह पाल्स था, पाल डायनेस्टी। पाल्स का कौन था एस्टेब्लिशमेंट किया था? गोपाला जो है उसका सन है धर्मपाल, जो टोटली पाल डायनेस्टी को आगे ले गया। देन द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, यहाँ पर मिहिर भोज का इंपॉर्टेंट सिटी है, जो टाइमिंग पीरियड है 1836 टू 1890 तक। देन द राष्ट्रकूट डायनेस्टी, अलग अलग जगह में अलग अलग डायनेस्टी का अलग अलग किंग का द्वारा डेवलपमेंट हुआ है। तो सबको जो मेन डेवलपमेंट देखो यहाँ पर जो बताया गया, मेन वार हुआ था एक कनौज का विशेष में। कनौज जो है एक पर्टिकुलरली हिस्टोरिकल इवेंट, मतलब मेन परसेप्शनल डेवलपमेंट जगह है, जहाँ पर जिसका जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल कंडीशंस है कनौज में, ऑल मिनरल्स एंड रिसोर्स जो है वो अवेलेबल है। जो पार्टिकुलरली दिल्ली, अभी जो दिल्ली है, दिल्ली का सराउंडिंग एरिया को कनौज बोला जाता था हिस्टोरिकल इवेंचुअली टाइमिंग में। उस जगह को लेके इंडिया में जितना सारा डायनेस्टी था सब में एक वार हुआ कि सबको, सब में से कौन दिल्ली को ले सकता है, कैप्चर कर सकता है, मीन्स कनौज को कैप्चर कर सकता है। देखो द फाइट बिटवीन द पाल्स एंड द गुर्जर प्रतिहार एंड द राष्ट्रकूट ओवर द कंट्रोल ऑफ कनौज इज रेफर्ड टू एज द त्रिपाठी स्ट्रगल। त्रिपाठी स्ट्रगल इसको बोला जाता है। जो राष्ट्रकूट, पाल्स और प्रतिहार में जो कनौज को लेके जो मतलब वार हुआ था, कनौज को कैप्चर करने का पर्पस, जो अलग अलग पावर में जो वार हुआ था उसको बोला गया है त्रिपाठी स्ट्रगल। क्लियर ये जगह। देन उसके बाद देखो इट इज़ रेफर टू द त्रिपाठी। देखो त्रिपाठिया सीन्स इन इन्वॉल्व थ्री पार्टीज। त्रिपाठी का मीनिंग क्या है? थ्री पार्टीज, तीन जो अलग अलग पावर है, एनर्जी है, इसका जगह को त्रिपाठिया बोला गया है। उसका जो परसेप्शन है, उसका जो एनर्जी, मतलब इसमें कितना एनर्जी है जो कनौज को कैप्चर कर सके, कनौज को दखल कर सके, इसका बेसिस में त्रिपाठी स्ट्रगल हुआ था। क्लियर। यहाँ पर देखो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है त्रिपाठी, मीन्स थ्री पार्टी। कनौज वॉज एन इम्पोर्टेंट सिटी इन नॉर्थ इंडिया। कनौज जो है वो नॉर्थ इंडिया का एक इम्पोर्टेंट सिटी है, इम्पोर्टेंट जगह है नॉर्थ इंडिया का, जिस जगह का नाम है कनौज। देखो इट वॉज लोकेटेड इन द अपर गंगेटिक वैली। ये कहाँ पर लोकेटेड है? अपर गंगेटिक वैली। गंगेटिक वैली मीन्स गंगा जो रिवर है, जो नॉर्थ इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है, जो इंडिया में उसका रिवर का जो रूट है अलग अलग स्टेज में दिखाया गया है, वो इंडिया में फ्लो हुआ है। तो इंडिया में गंगा अपर गंगेटिक वैली जो है उसका सराउंडिंग एरिया में कनौज लोकेटेड है। एनी dynasty having control over this area also had access to the rich natural resources and the fertile land for the entire Ganga Valley.
जितना सारा डायनेस्टी है सब लोग का एम था, टारगेट था कनौज को कैप्चर करना, क्योंकि उस जगह का नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, बहुत ही सुइटेबल आइडियल नेचुरल कंडीशन है कहाँ पर, कनौज में। एंड द फर्टाइल लैंड मीन्स जो लैंड फ्रॉम है बहुत ही फर्टाइल है, क्योंकि वहाँ पर एंटर किया है गंगा रिवर, गंगा वैली, वो तो वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है, होता है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ होता है, इसलिए जितना सारा डायनेस्टी है सबका मेन टारगेट है कौन सा जगह, जो कनौज, अपर गंगेटिक वैली, ठीक, नॉर्थ इंडिया का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर। देन द सीन्स द हर्षवर्धन टाइम कनौज वॉज सीन एज द symbol of supremacy and as Clay wanted to the establish its hold over it। हर्षवर्धन का टाइमिंग में कनौज जो है वो उसका जो सिंबल है वो सुपरमेसी उसका सिंबल था, जहाँ पर देखो एस्टेब्लिशमेंट किया था, होल्ड ओवर मतलब हर जगह में डेवलपमेंट का जो सिंबल है वो वहाँ पर लगाया गया था। दिस स्ट्रगल व्हिच पीरियड्स ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 2 कंट्रीज वी कॉल्ड दिस 3 किंगडम, पर्टिकुलरली 2 कंट्रीज में ये वार हुआ था जहाँ पर 3 किंगडम था, ठीक, कौन कौन सा कंट्रीज में हुआ था अब डिस्कस होगा, देखो उसके बाद देखो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजनल किंगडम 700 to 1200, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बताया गया है कौन कौन सा अलग अलग किंगडम्स का जो त्रिपाठी वार में इंक्लूड था, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रामिनेशन में क्या क्या है वो जगह यहाँ पर बताया गया है। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो दिस न्यू किंगडम्स वेर मार्क्ड बाय द राइज ऑफ द सामंत, जो न्यू किंगडम रहेगा उसका इंक्लूडिंग उसका अंडरटेकिंग बहुत सारा सामंतस रहेगा। द वॉरियर चीफ इन डिफरेंट, द वॉरियर जो लोग वार करेगा, चीफ एंड द डिफरेंट रीजियंस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अलग अलग जगह का अलग अलग रीजन का अलग अलग मेंबर यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगा वार का लिए। दे वेर feudatory rules the subordinate to the king and were expected to provide military support during times of war, जो रूल रेगुलेशन रहेगा अब उसको सब लोग सपोर्ट करेगा, वहाँ पर एक मिलिट्री सपोर्टिंग सिस्टम रहेगा, किसका लिए रहेगा, ये वार का लिए रहेगा। द किंग ग्रांटेड, पर्टिकुलरली मिलिट्री ग्रुप जो रहेगा वो वार का लिए इन्वॉल्व रहेगा। द किंग ग्रांटेड द सामंतस लैंड्स फ्रॉम व्हिच दे कुड कलेक्ट टैक्सेस, किंग का इंक्लूडिंग बहुत सारा सामंतस रहेगा जो सोसाइटीज़ है वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने, टैक्स कलेक्शन का वर्क जो है वो सामंतस का रहेगा, ठीक। दे वर एक्सपेक्टेड टू द मेंटेन देयर हाउस होल्ड एंड द आर्माइज विद द टैक्सेस दे कलेक्टेड, जो हाउस मतलब का कंस्ट्रक्शन कर रहा है हर परसेप्शनली जो टैक्स है सोसाइटीज़ का वो कलेक्टेड करने का जो प्रोग्राम वो किसका रहेगा, सामंतस का रहेगा। टू किंग ऑल्सो गेव लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स हु डिड नॉट हैव टू पे टैक्सेस ऑन दिस लैंड। देखो 2 किंग्स, दोनों 2 किंग रहे, जो 2 किंग है जो गिव टू द लैंड ऑफ द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण को लैंड दे दिया है, और क्या है उसका मेन इंपॉर्टेंसिटी, दे हु डिड नॉट हैव टू पे टैक्सेस दिस लैंड, जिसका लैंड का कुछ टैक्सेस पे करना नहीं पड़ेगा, किसको, ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण को लैंड मिला है, उस टाइमिंग में ऐसा कल्चर था। सम ऑफ द सामंतस और मैंडलिकास बिकम द पावरफुल एंड द फाउंड इंडिपेंडेंट किंगडम, कुछ सामंतस रहेगा और जिसको मैंडलिकास भी बोला जाता है, जिसका जो मेन पावर रहेगा, जो पावर को वो लोग एक जगह से और एक जगह, किंगडम का जो पावर है, किंग का जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक जगह से लेके अनदर पार्ट्स में, अनदर जगह में। एंड द फाउंड इंडिपेंडेंट किंगडम फॉर देमसेल्फ लाइक डांडी दुर्गा, इसी तरह से डांडी दुर्गा जो था पर्टिकुलरली जगह वहाँ पर इंडिपेंडेंटली किंगडम का जो रूल है रेगुलेशन है वो उसका डेवलपमेंट हुआ किया गया था। दे ऑल्सो एडॉप्ट द ग्रैंडर टाइल्स द महासामंतो एंड द महामंडलेश्वरा, यहाँ पर महासामंतस रहेगा जो जिसका पावर सबसे ज़्यादा रहेगा, जो किंग का पूरा एकदम परसेप्शनल होगा, कौन होगा, महासामंत जो है।
उसके बाद देखो उसी तरह से इकोनॉमिक कंडीशन का बताया गया है उस टाइमिंग में। टैक्सेस वेयर मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द किंग्स। किंग्स का जो सोर्स रहेगा, अमाउंट रहेगा रेवेन्यू का, किंग्स का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? टैक्सेस है। किंग्स का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो टैक्स है। तो टैक्स जो है वो क्या है? किंग का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, उसका मेन परसेप्शनल जगह में क्या है? टैक्स रहेगा। दिस रेवेन्यू वाज यूज्ड फॉर द मेंटेनिंग द प्लेस। ये रेवेन्यू जो है, कलेक्शन जो है, वो प्लेस टू प्लेस मेंटेन किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन टेम्पल एंड द अदर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन मिलिट्री कंपेनियंस एंड द अदर वेलफेयर एक्टिविटीज़। मतलब इस टैक्स को किस किस में यूज़ किया जाएगा? टेम्पल कंस्ट्रक्शन किया जाएगा यहाँ से कलेक्ट करके, देन द अदर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, कंडक्टिंग मिलिट्री को दिया जाएगा, कॉम्पेजियंस आर द अदर वेलफेयर एक्टिविटीज़। जिसका पास अदर अलग अलग वेलफेयर एक्टिविटीज़ है उसका लिए अलग अलग टैक्स का प्रोवाइड किया जाएगा। Another method of obtaining resources was plunder. The most important reason for the various rulers to engage in welfare was to gain access to the resource beyond their territories. देखो अनदर अलग एक इम्पॉर्टेंट रूल था उस टाइमिंग में जिसका नाम था प्लंडर। वो क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, इसका पीछे मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है? फॉर द वेरियस रूल, अलग अलग रूलर का पास, टू द एनगेज द वेलफेयर, मतलब सोसाइटी का डेवलपमेंट करने का पर्पस, was to gain access the resource beyond their territories। उस रिसोर्स को अलग अलग जगह में प्रोवाइड किया जाएगा। किस किस कारण से? डेवलपमेंट पर्पस। टेम्पल्स बिल्ड बाय द मीडिएवल रूलर वेयर सिंबल्स ऑफ देवर पावर। टेम्पल्स जो है वो मीडिएवल रूलर का पास पावर का सिंबल था। जिसका ज़्यादा टेम्पल है उसका पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर है, क्योंकि टेम्पल में जो रहने वाला जितना सारा सामंत से वर्कर्स है, सब लोग वर्क का टाइमिंग में गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। ये मेन परसेप्शनल प्रोग्रामिनेशन है। वेल्थ एंड द फॉर्चून, सो किंग्स often looked and the plundered each other temples in order to the establish, देखो, सुप्रीमेसी एंड द एक्वेट वेल्थ। इस तरह से जो सोसाइटीज़ है वहाँ पर वेल्थ जो है मीन्स रिसोर्स जो जिसको माना जाता है गवर्नमेंट का, उसका मेजरमेंट किया जाता है, उसका स्टॉकिंग जो है वो इंक्रीज होता है। द वेल्थ ऑफ टेम्पल्स एंड द टेम्पल्स टाउन सून बिगेंस टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेडेड्स सच एज द महमूद ऑफ गजनी। जितना सारा टेम्पल था इसमें से बहुत सारा इवेंट्स का जगह बताया गया है, जैसे कि महमूद और गजनी जो था वो क्या किया था? वो टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन मतलब डेवलपमेंट नहीं किया था, क्योंकि वो डिफरेंट रिलीजियस थे। महमूद ऑफ गजनी सुल्तान, वो क्या था? सुल्तान था। सुल्तान महमूद गजनी का स्टार्टिंग हो रहा है। सुल्तान जो महमूद ऑफ गजनी, देखो सुल्तान महमूद वाज द रूलर ऑफ गजनी। गजनी का रूलर था कौन? सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद जो था वो कौन था? गजनी का रूलर था। पर्टिकुलरली नाउ इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान गजनी जो है वो पर्टिकुलरली देखो अभी अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान का सराउंडिंग एक कंट्री, नाइबरिंग कंट्रीज है अफगानिस्तान, वहाँ पर ये गजनी अभी लोकेटेड है। फ्रॉम द 1997 टू 1013, 1997 से 1013 का टाइमिंग में सुल्तान महमूद था रूलर ऑफ गजनी। गजनी का रूलर था कौन? सुल्तान महमूद। ये जगह याद रखो। He had no interest in creating an empire in India। इंडिया में उसका कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, मतलब एम्पायर का डेवलपमेंट पर्पस, एम्पायर का वर्किंग परसेप्शनली उसका जो इम्पोर्टेंसिटी वो अलग है। देखो, हाउएवर ही नीडेड रिसोर्स टू डिफेंड हिज ओन किंगडम इन सेंट्रल एशिया। उसका रिसोर्स कलेक्शन करने का मेन प्रोग्रामेशन था कि सेंट्रल एशिया जो है वहाँ पर टोटल सेंट्रल एशिया को कैप्चर करना। उसका मेन परसेप्शन क्या था? टोटल सेंट्रल एशिया जो है उसको कवर करना और कैप्चर करना, क्यों? ताकि उसको वहाँ पर वो रिसोर्स का डेवलपमेंट कर सके, रिसोर्स को स्टॉकिंग कर सके। बिटवीन द 100 to 1027 महमूद ऑफ गजनी invaded India 17 times, targeting the rich towards for the temples such as the Mathura, Kanauj, Thaneswar, Nagatok and Somnath।
देखो महमूद गजनी जो है वो किस टाइमिंग में 1000 टू 1027 सी क्रिश्चियन एरा का टाइमिंग में वो गजनी में देखो पर्टिकुलरली 17 टाइमिंग मतलब 17 बार वो उसको अटैक किया था और यहाँ पर जितना सारा टेम्पल है टेम्पल को तोड़ दिया था। कहाँ पर? मथुरा, कनौज, थलेश्वर, सोमनाथ और नागाथौक जितना सारा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ था उसको तोड़ दिया था। महमूद ऑफ गजनी सेज द वेल्थ फ्रॉम द टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड मेनी ऑफ देम द प्रोसेस। बहुत सारा टेम्पल को वो तोड़ने का प्रोग्रामिनेशन किया था 18th सेंचुरी में सॉरी 1000 टू 1027 टाइमिंग में। Along with the wealth, he also carried away learned mean the skilled artist। वो क्या किया था देखो, उसका मेन परसेप्शन क्या था? स्किल आर्टिस्ट। जितना सारा आर्टिसंस है इंडिया का, जो अलग अलग किंग का डेवलपमेंट था, कंस्ट्रक्शन था, उसको तोड़ देना, उसको मतलब तोड़ के महामेडन डेवलपमेंट मतलब मुस्लिम जो कंस्ट्रक्शन है उसका डेवलपमेंट किया था वो। He used the wealth and the skill of the artisans to the build palace, mosques in and college in गजनी। उसका प्रोग्रामिनेशन था वहाँ पर गजनी में बहुत सारा पैलेस बनाना, मॉस्क्यू का डेवलपमेंट करना और कॉलेज का कंस्ट्रक्शन करना। अल-बिरूनी एंड फिरदौस वेर टू फेमस स्कॉलर्स। अल-बिरूनी और फिरदौस जो है वो दो फेमस स्कॉलर्स था ऑफ हिज कोर्ट। किसका पास? गजनी का पास। फिरदौस रोड द शाहनामा। फिरदौस जो था वो रोड किया था, लिखा था कौन सा बुक जो जिसका नाम है देखो शाहनामा। शाहनामा जो बुक है वो फिरदौस लिखा था। अबाउट दिस हिस्ट्री ऑफ द पार्सियन स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ द लेजेंडरी किंग्स। देखो यहाँ पर एक बुक का जगह बताया गया है जहाँ पर जिस बुक को कौन लिखा था? गजनी का ये जो बुक था इसको पार्सियन वर्ड में लिखा गया था। लेकिन उसके बाद देखो महमूद अब घोर, महमूद घोरी का टाइमिंग आ रहा है। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी। महमूद घोरी का फुल नेम क्या है? गजनी का बाद महमूद घोरी आया था इंडिया में जिसका नाम था सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी। वॉज द रूलर ऑफ घोर। घोर रूलर था। ये डिस्ट्रिक्ट इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान में इसका एरिया अभी लोकेटेड है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। ही इज मोस्टली नोन एज द मोहम्मद घोरी और मोहम्मद अब घोर। वो ज़्यादा से ज़्यादा फेमस है, मतलब फेमस किस नाम से है? मोहम्मद घोरी नाम से फेमस है। ही केम टू द थ्रोन इन 1173। 1173 साल में वो क्या किया था? वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था 1173 साल में, 1173। He wanted to build a large empire in North India and the conquered मुल्तान इन द उच्छर इन पंजाब। नॉर्थ इंडियन में वो लार्ज एरिया को कैप्चर करके रखा था, मुल्तान से लेके पंजाब तक जिसका एरिया था। ही वॉज सून इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट्स विद द रूलर्स ऑफ द दिल्ली एंड अजमेर। जो दिल्ली और अजमेर में जो रूलर था उससे उसका वार हुआ था। पृथ्वीराज और पृथ्वीराज चौहान जिसको बोला जाता है। बैटल ऑफ तोराइन। तोराइन का बैटल क्या हुआ था? टू बैटल वेर फॉट एट द तोराइन बिटवीन द पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी से पृथ्वीराज चौहान का 2 बार वार हुआ था। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तोराइन 1191 पृथ्वीराज चौहान डिफेक्टेड मोहम्मद घोरी। पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद घोरी को मतलब हरा दिया था। इन द सेकेंड बैटल 1192 मोहम्मद घोरी एमर्ज विक्टोरियस। मोहम्मद घोरी जो है वो क्या हुआ था? जीत गया था। रीजन्स ऑफ पृथ्वीराज डिफेक्ट। पृथ्वीराज का डिफेक्ट होने का क्या रीज़न है? Many historians believe that the Prithviraj failure in the Second Battle of Torain was caused by the lack of support of Raja जयचंद्र ऑफ कनौज। राजा कनौज का राजा जो जयचंद्र है वो सपोर्ट नहीं किया था, इस कारण से पृथ्वीराज उस युद्ध वॉर में हार गया था। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टोरियन ऐसा बिलीव करता है। अदर बिलीव दैट इट वाज द बिकेम द इंडियन रूलर्स
बाकी लोग बिलीव करता है इट वॉज बिकेम द इंडियन रूलर्स डिड नॉट हैव एक्सेस टू द वार टेक्नोलॉजीज यूज्ड बाय द तुर्कीज। इंडियन वॉरियर का पास टेक्नोलॉजी नहीं था जितना टेक्नोलॉजी तुर्कीज लोग का पास था एक वार करने का परसेप्शन में। लाइक आयरन स्टीपुर एंड द बोस ऑफ द सूट लूंग देखो डिस्टेंस, उसका पास वार का जितना सारा अस्त्र भी नहीं था, ठीक वेपन्स भी नहीं था इतना टेक्नोलॉजी का। मोस्ट ऑफ द रूल डिपेंडेंट देयर सामंतस टू द प्रोवाइड देन द आर्मी हु वर द, ज़्यादा से ज़्यादा सामंतस जो है वो आर्मी प्रोवाइड करता था किसको, रूलर को। इस तरह बहुत सारा कॉजेस है जिस कारण से वो हार गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं उसके बाद डिस्कस करूँगा ग्रैंड्स एंड पेमेंट्स का जगह। थैंक यू।